हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के हमारे नेक्स्ट वाद या फिर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द परमाणुवाद के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने विवर्तवाद के बारे में बात किया, जिसमें हम लोग ने देखा कि विवर्तवाद के विषय क्या है, उसने विवर्तवाद के बारे में उल्लेखित किया है और उसके आयुर्वेद में क्या महत्वता है। तो उसी के अनुसार आज भी हम क्या करेंगे, परमाणुवाद के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है, उसके विवेचन क्या है, उसका विषय क्या है एंड देन उसके आयुर्वेद में क्या महत्व होता है। इन सारे विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो परमाणुवाद है, ये परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है, वैशेषिक दर्शन ने दिया है। अब बात करते हैं परमाणुवाद के मुख्य बिंदु की, परमाणुवाद किस विषय में बात करता है। तो क्या बोला गया है, परमाणुत्व परिमाणवान परमाणु, जो कि वैशेषिक दर्शन ने दिया है। ये क्या बोलता है कि जो परम अणु के परिणाम वाला होता है उसे परमाणु कहते हैं। मतलब जो परम अणु मतलब बहुत ही सूक्ष्म परिमाण का होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जब किसी वस्तु के टुकड़े किए जाते हैं तब इन टुकड़ों में से किसी एक को लेकर उसके टुकड़े करते गए तो अंत में ऐसे टुकड़े होंगे जो दिखाई न दें और जिनके और टुकड़े न हो सके उन्हें ही परमाणु कहते हैं। बेसिकली परमाणुवाद को हम लोग एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि परमाणु मतलब कि एटम है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को तोड़ते जाएं तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल बचेगा जिसको और फर्दर तोड़ना मुश्किल है और जिसको डायरेक्ट हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, उसी को हम लोग परमाणु या फिर एटम कहते हैं। तो यही परमाणुवाद का मुख्य बिंदु कि जो भी चीजें बनी हैं वो कहीं न कहीं किसी एक सूक्ष्म परमाणु या फिर एटम से बनी हुई है। आगे हम देखते हैं न प्रलयो अणु सद्भावात, अर्थात कि इन अणुओं का सत्तावान होने से उनका विनाश नहीं होता। मतलब कि जब तक ये अणु अच्छे से बने रहेंगे तब तक किसी भी चीज का विनाश नहीं हो सकता। जैसे कि वैशेषिक दर्शन है, उनके अनुसार विश्व की जो सभी वस्तुएं हैं ये किससे बनी है, चार महाभूतों जो कार्य द्रव्य हैं। ठीक है, सभी वस्तु में क्या आ जाते हैं, कार्य द्रव्य आ जाते हैं। ये चार महाभूत के परमाणुओं से बनी है, ऐसा वैशेषिक दर्शन मानता है। ये जो चार महाभूत है इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आता है। यहाँ पे आकाश महाभूत के परमाणु को नहीं माना गया है क्योंकि आकाश महाभूत के परमाणु जो होते हैं वो नित्य रहते हैं। नित्य मतलब कि हमेशा बने रहते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, विभू होते हैं, मतलब कि हर जगह फैले हुए रहते हैं। इसलिए आकाश के महाभूत के परमाणुओं को यहाँ पे उन्होंने नहीं गिना है। अब बात करते हैं कि परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होती है। ऐसा वैशेषिक दर्शन बोलते हैं कि जब एटम्स या फिर परमाणु एक साथ आते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है और जब एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो सब्सटेंस क्या होता है, ब्रेक होता है या फिर उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह से बेसिकली हम इसको एटॉमिक थ्योरी से को रिलेट कर सकते हैं कि जब क्या होता है, एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पे बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से नया सब्सटेंस बनता है और वहीं पे जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो सब्सटेंस का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस तरह से परमाणुवाद में हम बेसिकली एटॉमिक थ्योरी रिलेटेड टॉपिक्स देखते हैं। आगे बात करते हैं तो परमाणुवाद के अनुसार क्या बोला गया है कि कारण के गुण पूर्वक ही क्या होते हैं, कार्य के गुण होते हैं। इसलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनसे बनी वस्तुओं में होंगे। परमाणुवाद क्या बोलता है कि जितनी भी सब्सटेंस हो कहीं ना कहीं एटम्स या फिर परमाणु से बने हैं, तो जैसे गुण परमाणु में होंगे, जैसे गुण उस एटम में होंगे वैसे ही गुण उससे बनी हुई सब्सटेंस में भी देखने को मिलेगी। तो ये एक ब्रॉड टर्म है कि जैसे एटम में जो प्रॉपर्टीज रहेंगी उससे बने एलिमेंट्स या फिर उससे बने सब्सटेंस में भी क्या होगी, सेम प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। आगे बोला गया है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मत से पृथ्वी आदि द्रव्य की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है। जो न्याय दर्शन है और वैशेषिक दर्शन है, इनके अनुसार क्या बोला गया है कि जो पृथ्वी है या फिर अदर जो द्रव्य है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, परमाणु से हुई है। मतलब कि एटम से ही सारी चीजें क्या हुई है, बनी हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति का क्रम वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद के अनुसार बताया है। तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि जब जीवों के कर्मकाल के भोग का समय आता है तब माहेश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा होती है। जो भी जीव हैं जब उनको अपने कर्म के पश्चाताप के अनुसार या फिर कर्म के जो भी भोग हैं उनको करने का समय आता है तो वहां पे जो माहेश्वर देव हैं उनके भोग के अनुकूल क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करने की उनमें इच्छा जागृत होती है और इस इच्छा के अनुसार वो क्या करते हैं, जीवों के जो अदृष्ट के बल होते हैं
उससे वायु परमाणुओं में चलन उत्पन्न होता है। ये जो परमाणु है वो तो हमेशा बने रहते हैं, तो जो वायु के परमाणु हैं उनमें क्या होता है, स्पंदन या फिर चलन, मतलब कि हलचल स्टार्ट होती है, उनके जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज करना स्टार्ट होते हैं। अब इस चलन की वजह से, इस हलचल की वजह से क्या होता है, परस्पर जो परमाणु है उनमें सहयोग होता है, क्योंकि जो एटम्स है एक जगह से दूसरे जगह बार बार जाते रहेंगे, तो जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो वहां पे परमाणु का क्या होगा, संयोग देखने को मिलता है। तो दो दो परमाणुओं से मिलने से क्या होता है, द्वैणुक बनता है। अब 3 द्वैणुक के मिलने से त्रैणुक बनता है, और 4 त्रैणुक के मिलने से चतुर्णुक आदि उत्पन्न होते हैं। इस तरह क्या होता है, एक महान वायु उत्पन्न होता है। मतलब कि पहले क्या था, वायु के परमाणु थे, उससे द्वैणुक बना, त्रैणुक बना, चतुर्णुक बना, और इस तरह करते करते एक महान वायु का मतलब कि एक सब्सटेंशियल वायु क्रिएट हुआ। अब उसी वायु से क्या हुआ, अग्नि परमाणुओं के परस्पर सहयोग से अग्नि द्वैणुक, अग्नि त्रैणुक आदि की योजना होकर महान अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो जिस तरह क्या हुआ कि वायु के परमाणु से महान वायु की उत्पत्ति हुई, तो वहीं पे जब वायु के साथ अग्नि के परमाणु आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अग्नि द्वैणुक बनता है, अग्नि त्रैणुक बनता है, और उसके अर्थात अग्नि की भी उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है वायु आदि 4 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इसी को हम लोग संक्षेप में परमाणुवाद कहते हैं। क्योंकि एक बार ये जो परमाणु है किसके, वायु, जल, तेज और पृथ्वी के, इनके परस्पर संयोग से जब महान वायु, महान पृथ्वी, महान जल और महान तेज बन जाते हैं, महान अग्नि बन जाते हैं, तो इनके संयोग से क्या होता है, फिर सृष्टि की निर्माण देखने को मिलती है। तो इसी को हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं, परमाणुवाद कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति कर्म हम देखते हैं, तो इसमें क्या देखा था हम लोग ने कि महादेव की जब इच्छा होती है तो उसके वजह से वायु परमाणु के अंदर क्या होता है, चलन निर्माण होता है, मतलब कि स्पंदन आता है। अब इस स्पंदन की वजह से 2-3 परमाणु क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से जब 2 परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं तो द्वैणुक बनता है। ऐसे जब 3 द्वैणुक क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, तो उससे त्रैणुक बनता है। और ऐसे जब 4 त्रैणुक क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो चतुर्मुख बनता है। और लास्ट में क्या होता है, उससे महान वायु की निर्मित होती है। अब वहीं पे इसके अनुसार अग्नि की कैसे होगी, तो जो वायु है उनके साथ जब अग्नि का संयोग हो जाएगा तो अग्नि के द्वैणुक बनेंगे, फिर अग्नि के त्रैणुक बनेंगे, अग्नि के चतुर्मुख बनेंगे, और फिर महान अग्नि बनेंगे। उसी तरह अगर हम लोग जल की बात करें तो यहाँ पे जल के परमाणु किसके साथ आएंगे, वायु के साथ आएंगे। जल के परमाणु क्या होंगे, इनके साथ आएंगे, फिर जल के द्वैणुक बनेंगे, जल के त्रैणुक बनेंगे, एंड देन उसके बाद चतुर्णुक, एंड वापस से महान जल की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से जितने भी 4 महाभूत के परमाणु हैं उनसे महान पंचमहाभूत बनते हैं, और इन चारों महाभूत की उत्पत्ति होने के बाद उनसे क्या होते हैं, सृष्टि उत्पत्ति देखी जाती है। तो यहाँ तक हम लोग ने बात कर लिया कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है, परमाणुवाद किस विषय में बात करता है, और परमाणुवाद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति, जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन उस पर बनते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में परमाणुवाद का क्या महत्व है। तो बोलता है कि जो शरीर अवयव है उनकी असंख्यता का वर्णन करते हुए चरक संहिता में परमाणुओं का वर्णन प्राप्त होता है। परमाणु भेद से शरीर अवयव असंख्य होते हैं, क्योंकि परमाणु जो होते हैं उनसे शरीर बना है। अब जो शरीर है बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर जो परमाणु है वो भी बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर परमाणु की संख्या असंख्य है तो कहीं ना कहीं शरीर अवयव भी क्या है, असंख्य। क्योंकि शरीर परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, शरीर के परमाणु की संख्या क्या है, अधिक है। तो परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं और इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते हैं, और परमाणुओं के संयोग और विभाग से वायु और कर्म स्वभाव कारण होते हैं। वही बोला गया है कि जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं ये सभी किसके द्वारा होते हैं, परमाणुओं के द्वारा होते हैं। और यहाँ पे जो इंद्रियां हैं, परमाणु इतनी सूक्ष्म होती है, ये डायरेक्ट इंद्रियां उसका ज्ञान नहीं कर पाती, इसीलिए परमाणु असंख्य होने से हमारे शरीर अवयवी क्या है, असंख्य है। नेक्स्ट बोला गया है कि आयुर्वेद में परमाणुओं को अति सूक्ष्म और अतीन्द्रिय कहा गया है। तो ये हो गया हमारा कि आयुर्वेद में परमाणुवाद का क्या महत्व है, कि असंख्य अवयव बताने के लिए। साथ ही साथ बोला गया है कि जो परमाणु है वो क्या है, इंद्रिय द्वारा न जाने जा सकने की वजह से इनकी संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए असंख्य शरीर अवयव ऐसा कहा है। तो ये था टोटल हमारा परमाणुवाद के बारे में, जिसमें हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट है, किसने परमाणुवाद दिया है, एंड आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है। तो इसी के साथ हमारा जो
परमाणुवाद टॉपिक है वो एंड करता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया, मैं ट्राई करूंगा कि वो डाउट्स क्लियर कर सके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियोस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।